जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। वियतनाम बनेगा ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा एक्सपोर्ट कस्टमर। भारत के ड्रोन मैन्युफैक्चरर ने इंडियन आर्मी के लिए ऑफर किया हाईजैक प्रूफ ड्रोन। यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिलकर 3 खालिस्तानी आतंकियों को किया ढेर। इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बनाई एक नई हाई लेवल कमेटी। और पाकिस्तान चीन से खरीदेगा 40 J-35। आप सभी को ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले डिफेंस अपडेट में हमने आपको एक रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें रशियन मीडिया की तरफ से बताया गया था कि ब्रह्मोस एरोस्पेस ब्रह्मोस मिसाइल के एक और एक्सपोर्ट ऑर्डर को बेहद जल्द साइन करने के करीब है। हालांकि उस रिपोर्ट में ब्रह्मोस के नए संभावित कस्टमर का नाम नहीं बताया गया था, लेकिन अभी हाल ही में वियॉन की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है कि भारत और वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की डील को साइन करने के सबसे करीब है और ये डील $700 मिलियन तक की होने वाली है और इस डील को आने वाले कुछ ही महीनों में अंतिम रूप दिया जा सकता है। बाकी इस डील को लेकर इनिशियल टेक्नो कमर्शियल डिटेल्स को ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है और वियतनाम की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसे डिस्कस किया है। और ब्रह्मोस मिसाइल्स के जो ऑर्डर्स हैं वो वियतनाम की आर्मी और नेवी दोनों की तरफ से आने की उम्मीद है। और अगर ये डील फाइनल होती है तो फिलीपींस के बाद वियतनाम दुनिया में ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा एक्सपोर्ट कस्टमर बन जाएगा। और बाकी इंडोनेशिया और यूएई जैसी कंट्रीज भी हैं जिन्होंने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत के एक ड्रोन मैन्युफैक्चरर जिसका नाम है जुप्पा, तो इनकी तरफ से इंडियन मिलिट्री के लिए हाईजैक प्रूफ ड्रोन सिस्टम्स ऑफर किए गए। और जुप्पा का दावा है कि उनके जो ड्रोन्स हैं तो उनको दुश्मन के द्वारा हाईजैक नहीं किया जा सकता है और उसका मुख्य कारण यह है कि उनके ड्रोन्स को पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है और इसमें एक भी चाइनीज स्पेयर पार्ट इस्तेमाल नहीं हुए। आपको ध्यान होगा कि इस वर्ष की शुरुआत में एक इंसिडेंट हुआ था। आपको ध्यान होगा कि इस वर्ष अगस्त में एक इंसिडेंट हुआ था जब नॉर्दर्न बॉर्डर्स में पाकिस्तानी सीमा के पास ऑपरेट होते हुए इंडियन आर्मी का एक ड्रोन पाकिस्तान की तरफ चला गया था, जिसे पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने पकड़ लिया था। लेकिन जुप्पा का एक क्लेम है कि दुश्मन द्वारा भारत के ड्रोन्स को हाईजैक किए जाने का जो प्रमुख कारण है वो है उनमें इस्तेमाल होने वाली चाइनीज टेक्नोलॉजी या चाइनीज स्पेयर पार्ट्स। तो इस वजह से दुश्मन द्वारा उनको हाईजैक किए जाने का खतरा हमेशा बने रहता है। और आपको ध्यान होगा कि कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी देखने को मिली थी कि इंडियन आर्मी को कुछ ऐसे ड्रोन्स भी सप्लाई हुए हैं जिनमें चाइनीज कंपोनेंट्स पाए गए हैं, फिर जिसके बाद उन कंपनियों को नोटिस भी भेजा गया था। तो इन्हीं सब रिपोर्ट्स के बीच जुप्पा की तरफ से क्लेम किया गया कि वो जिस तरह के ड्रोन इंडियन मिलिट्री के लिए ऑफर कर रहे हैं वो पूरी तरह से स्वदेशी हैं और उनमें कोई भी चाइनीज कंपोनेंट इस्तेमाल नहीं हुआ है। और जुप्पा ड्रोन्स के सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स जिसमें PCBs यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स भी आते हैं तो उन्हें भी भारत में ही लोकली मैन्युफैक्चर कर रही है। और PCBs में जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स होती हैं तो उन्हें भी स्वदेशी तौर पर ही बनाया गया है। उनका ये भी कहना है कि इसके सॉफ्टवेयर, इसकी कोड आर्किटेक्चर सब कुछ कंपनी का खुद का है और उनके पास पेटेंट भी है। और इसलिए चाइनीज कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके बनाए जाने वाले ड्रोन्स के कंपैरिजन में जुप्पा द्वारा पेश किए जाने वाले ड्रोन्स सबसे बेहतर और सिक्योर ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो आज 23 दिसंबर की सुबह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 आतंकियों के साथ एक मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस की जॉइंट टीम ने इन तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया है। और ये 3 आतंकी वही हैं जिन्होंने पंजाब में गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस पोस्ट के ऊपर ग्रेनेड्स फेंके थे। और ये तीनों आतंकी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स यानी कि KGF के ऑपरेटिव्स थे, जिनकी पहचान वरिंदर सिंह उर्फ रवि, V गुरविंदर सिंह और जसप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह के तौर पर हुई है। और DGP यादव की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में इन तीनों को एलिमिनेट किया गया है और इसे राज्य में पाकिस्तानी ISI द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के खिलाफ पंजाब पुलिस के एक मेजर ऑपरेशन के तौर पर काउंट किया गया है। क्योंकि तीनों आतंकी जिस KGF ग्रुप का हिस्सा थे तो उस ग्रुप का जो प्रमुख है वो पाकिस्तान में रहता है, जिसका नाम है रंजीत सिंह नीता। और इस आतंकी संगठन को पाकिस्तान की ISI का पूरा समर्थन रहता है। और इस पूरे मामले में एक और नाम है जगजीत सिंह का, जो कि UK में बेस्ड है। और DGP के मुताबिक आगे की इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा है कि इस हमले के पीछे का मास्टरमाइंड वही था और जो कि प्लानिंग में भी इन्वॉल्व था। और ये जगजीत सिंह ब्रिटिश आर्मी में भी काम करता है और इस पूरे मामले पर आगे और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। और आज जो ये 3 आतंकी ढेर किए गए, इनके पास से 2 AK सीरीज की राइफल्स और 2 ग्लॉक पिस्टल्स भी बरामद की गई हैं। बाकी इस पूरे नेटवर्क को बस्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है। बाकी इस ऑपरेशन से भी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पन्नू जैसे जो आतंकी हैं वो अमेरिका जैसी जगहों पे क्यों छुपे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो भारत में आ गए तो फिर शायद वो उनकी भारत की आखिरी विजिट होगी। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की ओवरऑल कैपेबिलिटी डेवलपमेंट को देखने के लिए अब भारतीय रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह के अंडर में एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक एयरफोर्स के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान जब इंडियन एयरफोर्स ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के सामने एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया था तो उसके बाद ये कमेटी स्थापित की गई थी।
बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान एयरफोर्स ने भारतीय रक्षा मंत्रालय को अपनी सभी फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया था। फोर्स की कैपेबिलिटी को फिल करने के लिए जो भी गैप्स हैं उनके बारे में बताया गया था। और अभी जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है तो इसमें डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी, DRDO चीफ और एयरफोर्स के डेप्यूटी चीफ भी रहने वाले हैं। और उम्मीद की जा रही है कि जो ये कमेटी है ये एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स का आकलन करके एक डिटेल्ड रिपोर्ट अगले 2 से 3 महीनों में रक्षा मंत्रालय के सामने सबमिट कर सकती है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की जो फाइटर स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है तो वो अपने एक्चुअल नंबर से काफ़ी कम है, खास करके तब जब भारत के दोनों एडवर्सरीज और अब एक तीसरी एडवर्सरी भी तैयार हो रही है, वो सभी दिन प्रतिदिन अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने पर काम कर रहे हैं। और चीन जो कि अभी तक पाकिस्तान के लिए हथियार सप्लाई कर रहा था तो इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में वो बांग्लादेश के लिए भी अब अपने वेपन्स को सप्लाई करना शुरू करेगा। और वहीं दूसरी तरफ हम फिलहाल अभी कमेटी बना रहे हैं। अब बाकी ये कमेटी कितने महीनों में रिपोर्ट सबमिट करती है, फिर उस रिपोर्ट पर कितनी जल्दी एक्शन होता है तो उस पर अब कुछ ना ही कहें तो ही बेहतर है। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि जो नई कमेटी बनाई गई है ये एयरफोर्स के लिए कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि स्वार्म ड्रोन्स, हाइपरसोनिक वेपन्स, तो इन सभी के सॉल्यूशंस को भी एक्सप्लोर करेगी। वैसे अगर देखा जाए तो एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के अधिकतर सॉल्यूशंस ऑलरेडी मौजूद हैं, जरूरत है उनको एक्सप्लोर करने के बजाय इंप्लीमेंट करने की। बांग्लादेश के फॉरेन एडवाइजर की तरफ से बताया गया था कि एक्स-PM शेख हसीना जी के एक्सट्रेडिशन यानी कि उन्हें वापस भेजने के लिए बांग्लादेश ने भारत को एक डिप्लोमेटिक नोट भेजा है। और इस बात का कंफर्मेशन भारत की तरफ से भी दे दिया गया है कि उन्हें बांग्लादेश की एक्स-PM की एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट बांग्लादेश के हाई कमीशन से प्राप्त हुई है। लेकिन फिलहाल अभी इस मामले पर आगे कोई और कमेंट देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल 24 दिसंबर से भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर US की ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे और उनकी विजिट 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक रहने वाली है, जिसमें वे अपने काउंटर पार्ट्स के साथ बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 973 करोड़ रुपीस तक के एडिशनल ऑर्डर्स प्राप्त हुए हैं, जिनमें रडार्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, जैमर्स, सीकर्स, अपग्रेडेड सबमरीन सोनार, अपग्रेडेड सेटकॉम टर्मिनल्स, टेस्ट स्टेशंस, स्पेयर्स और ऐसी अन्य सर्विसेज शामिल हैं। वियतनाम ने अपने डिफेंस एक्सपो 2024 के दौरान $286 मिलियन से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किया है। और इसी एक्सपो के दौरान वियतनाम डिफेंस एंटरप्राइजेस और भारत, अमेरिका, फ्रांस और बेल्जियम, तो इन देशों की कंपनीज के बीच 17 कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं। इसके अलावा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के नए स्टेल्थ फाइटर J-35 के पहले एक्सपोर्ट कस्टमर के तौर पर पाकिस्तान चीन से 40 J-35 को खरीदने की योजना बना रहा है। और पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए इन J-35 फाइटर्स की जो डिलीवरी है उसे 2 वर्षों के अंदर शुरू किए जाने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि चीन और पाकिस्तान के बीच J-35 की डील को लेकर चीन की तरफ से फिलहाल अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला है और ना ही उनके ऑफिशियल मीडिया आउटलेट में इस डील को कभी मेंशन किया गया है। लेकिन पाकिस्तान के ऑफिशियल अपने स्पीचेस में इस एयरक्राफ्ट को खरीदने की बात कह चुके हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो चीन है वो पाकिस्तान को लगातार CPEC परियोजना के लिए उनके करीब 20,000 पर्सनल को पाकिस्तान में डिप्लॉय करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान फिलहाल अभी चीन की इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करने में लगा हुआ है और उसके बदले पाकिस्तान ने यह कहा है कि उसने CPEC परियोजना और चाइनीज़ वर्कर्स की सुरक्षा के लिए 30,000 से अधिक मिलिट्री और पैरामिलिट्री पर्सनल को डिप्लॉय किया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है, जैसा कि कुछ समय पहले रिपोर्ट्स आई थी जिन्हें बताया गया था कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रशिया की तरफ से अब ग्राउंड पर नॉर्थ कोरिया ने भी अपने सोल्जर्स भेज दिए हैं। तो आज सोमवार को साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से बताया गया है कि इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रशिया की तरफ से लड़ते हुए अभी तक 1000 से अधिक नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। और साउथ कोरिया ने ऑफिशियल की तरफ से भी क्लेम किया गया है कि नॉर्थ कोरिया रशिया के लिए 240 mm की रॉकेट लॉन्चर्स और 170 mm की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी भी सप्लाई कर रहा है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर के राजौरी में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए मेजर प्रफुल्ल मोहरकर, लांस नायक गुरमेल सिंह, लांस नायक कुलदीप सिंह और सिपाही परगत सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2006 में जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल गुरबीर सिंह सरना वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1993 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर हरिंदर पाल सिंह संधू वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है, सर्वदा शक्तिशाली ये किस रेजिमेंट का मोटो है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा।
आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। और बाकी आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।